नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइट और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज का विषय सीधे सीधे आपकी जेब, आपके काम की सुरक्षा और आपके भविष्य की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने देश की 4 नई श्रम संहिताओं के तहत ड्राफ्ट नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए हैं। यानी अब सरकार ये चाहती है कि कामगार, कर्मचारी, उद्योग, यूनियन, विशेषज्ञ सब अपनी राय दें ताकि नियम जमीनी हकीकत के अनुरूप बने। सरकार का कहना है कि इन सुधारों से समय पर न्यूनतम वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और वर्क प्लेस वेलफेयर को मजबूती मिलेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, राज्यों की भूमिका क्या होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ वर्कर्स की गरिमा और अधिकार का संतुलन कैसे बनेगा। तो आज हम कोशिश करेंगे इस मुद्दे को बहुत ही सरल, साफ और नागरिक हितैषी भाषा में आप समझें ताकि आप ये जान सकें कि ये बदलाव आपके लिए क्या मायने रखता है। और इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ एक बेहद खास पैनल जुड़ा हुआ है। मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर एलिना संबतराय हैं, आप वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट से हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पे। आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं। मेरे साथ स्टूडियो में रावी बिरबल जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट एवं दिल्ली हाई कोर्ट। बहुत स्वागत है रावी जी आपका। और मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं आशुतोष एटी पेडनेकर सर, संयुक्त सचिव हैं आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। आप तीनों का स्वागत करते हुए चलिए सबसे पहले इन 4 श्रम संहिताओं की आत्मा और इनके सबसे बड़े बदलाव को समझते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आशुतोष जी आपसे होगा, क्योंकि हम समझना चाहेंगे गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव को। ड्राफ्ट रूल्स को प्री पब्लिश करके पब्लिक कंसल्टेशन मांगा गया है। सरकार इस फीडबैक को कैसे प्रोसेस करेगी और लोगों को किन किन मुद्दों पर सबसे उपयोगी सुझाव देने चाहिए आपके हिसाब से? वेतन, परिभाषा, सोशल सिक्योरिटी या सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस? जो चारों कोड्स हैं उनके ड्राफ्ट रूल्स अभी प्री पब्लिश करे गए हैं। 30 दिसंबर को इनको प्री पब्लिश किया गया था, जिसमें से आईआर कोड के लिए 30 दिवस का समय दिया गया है पब्लिक को अपने अपने सुझाव देने के लिए, और बाकी सब तीनों कोड के लिए 45 दिवस का समय दिया गया है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, भारत सरकार ने जो प्री पब्लिश करे हैं उसके साथ साथ स्टेट्स ने भी, जो उनके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जहां पर स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने कंकरेंटली या साइड बाय साइड वो भी अपने रूल्स को प्री पब्लिश कर रहे हैं। जो इसकी प्रक्रिया इस तरह से रहेगी कि जो रूल्स को हिंदी में और इंग्लिश में पब्लिक डोमेन में रखा गया है, तो हम अभी सबसे सुझाव, हर एक टॉपिक के ऊपर हम सुझाव मांग रहे हैं। सुझाव देने का एक प्रोफॉर्मा भी दिया गया है, जिस प्रोफॉर्मा में जो भी अपने सुझाव देते हैं उसको अपने नाम देना पड़ता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि एग्जैक्ट सुझाव किस प्रकार का है, किस डोमेन का है, किस सेक्शन का है और इसकी क्या भाषा वो लिखना चाहते हैं, वो हम उसको लेते हैं ताकि उसको कंसिडर किया जा सके। इसी तरह से राज्य सरकारों में भी इसी तरह की प्रक्रिया दी गई है। और जब हमारे पास ये सुझाव आते हैं कंकरेंटली, हम भी ऑन अ डेली बेसिस, इनफैक्ट अब सुझाव आने चालू भी हो गए मंत्रालय में, हम उनको एक एक करके उसको देखते हैं, फिर उसका एनालिसिस होता है। हर एक कोड के लिए एक कमिटी बनाई गई है जो प्रत्येक जो सुझाव आया है उसको एनालाइज करता है कि किस तरह से उसको देखा जाना है। फिर उसको सुझावों को फाइनली एक एनालिसिस करके फिर एक निर्णय लेने के बाद फिर फाइनल नोटिफिकेशन होगा। जी, थैंक यू सो मच सर। रावी जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। हम जानते हैं कि कितना गेम चेंजिंग स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया है, लेकिन आपसे मैं एक एडवोकेट के हैसियत से और लीगल पर्सपेक्टिव की हैसियत से ये समझना चाहूँगी कि नई श्रम संहिताओं की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, अ चेंज सोसाइटी नीड्स चेंज लॉ, एज वी ऑल नो। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत वास्ट है। ऐसी वास्ट पॉपुलेशन को केटर करने के लिए बहुत टाइम से ज़रूरत थी कि ऐसे लॉज आए जिससे ईज ऑफ बिजनेस हो, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इंक्रीज हो, अदर बिजनेस यूनिट्स भी इंक्रीज हो। इसके साथ साथ ज़रूरत थी कि जो लेबर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, वो रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री तक पहुंचे। उसके लिए पेनल्टीज इंक्रीज करी गई हैं, फेयर वेजेस रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी पहुंचे। इसके अलावा और भी ज़्यादा ज़रूरत थी कि हर एक तरह का एम्प्लॉई,
चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड हो, गिग हो, प्लेटफॉर्म हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सबको कवरेज मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो हमेशा एक नेगेटिव फैक्टर माना गया है। मेरा ये मानना है कि अगर हम इसी पॉपुलेशन को स्किल्ड कर देते हैं, देन आवर मोस्ट नेगेटिव फैक्टर कैन बिकम अ मोस्ट पॉजिटिव फैक्टर। वी कैन एक्चुअली बिकम अ ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बहुत टाइम से जरूरत थी कि लेबर लॉस, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ फॉर एनी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, उसको अमेंड करा गया है। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर तरीके से और संक्षिप्त तरीके से आपने बताया। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को हम खास तौर पे समझना चाहेंगे। वैसे तो 4 कोड्स हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, बदलाव, वो क्या हैं और क्यों? देखिए, चेंजेस तो कई सारे हैं, मैं मोटे मोटे आपको इंपॉर्टेंट चेंजेस बताना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फिक्स टर्म एम्प्लॉइज़ है, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे एम्प्लॉइज़ उनको पता होता है कि वो फिक्स टर्म के लिए अपॉइंटेड है, उनको ग्रेच्युटी मियरली अपॉन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस जब वो क्विट करेंगे तब मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपकी वेजेस की डेफिनेशन है, उसमें एक बहुत इंपेरेटिव चेंज आया है कि एटलीस्ट 50% ऑफ योर इंटायर CTC या सैलरी स्ट्रक्चर, या आप उसको कोई भी नॉमेनक्लेचर देते हो, दैट विल बी योर बेसिक डियरनेंस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस। इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट इस 50% कॉम्पनसेशन के ऊपर आपको ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड वगैरह और अदर स्टैट्यूटरी कॉम्पनसेशन आपको मिलेंगे। फिर अगर हम लोग रिट्रेंचमेंट और क्लोजर की बात करें, तो अभी तक प्रोविजन ये था कि जो फैक्ट्री, माइंस एंड प्लांटेशंस हैं, वहां पे 100 या 100 से ऊपर वर्कर्स होंगे, तो रिट्रेंच करते हुए, क्लोजर करते हुए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दिए जाती थी प्रैक्टिकली। अब इस नंबर ऑफ 100 को 300 कर दिया गया है कि अगर आप फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन है और आपके पास 300 या ऊपर वर्कर्स हैं, तभी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। ये नंबर 300 अभी स्टेट ऑफ यूपी में था बाय वर्च्यू ऑफ यूपी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, राजस्थान में था बाय वर्च्यू ऑफ स्टेट नोटिफिकेशन, बट बाकी सारी कंट्री में 100 था। अब ये 100 को 300 कर दिया है थ्रू आउट यूनिफॉर्मली। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए कोई ऐसा नंबर नहीं है, उसमें अगर हजारों एम्प्लॉइज भी हों तो उन्हें कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो रिट्रेंचमेंट के प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं। फिर स्ट्राइक्स को लेकर एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। अब ओवरनाइट स्ट्राइक्स, या जिसे हम कहते हैं फ्लैश स्ट्राइक या कैट आई स्ट्राइक, नहीं हो सकती हैं। आपको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, एंड आप कंसिलिएशन पीरियड के दौरान स्ट्राइक नहीं कर सकते, लेबर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान स्ट्राइक नहीं कर सकते, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के दौरान स्ट्राइक नहीं कर सकते, और इन सब प्रोसीडिंग्स से खत्म होने के स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद भी आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। जैसे स्ट्राइक एक वेपन है एम्प्लॉइज के हाथ में, ऐसे ही लॉकआउट एक वेपन है एम्प्लॉयर्स के हाथ में। तो जैसे प्रोविजन स्ट्राइक के लिए आए हैं, ऐसे ही प्रोविजंस लॉकआउट के लिए भी आए हैं। फिर अगर ट्रेड यूनियंस की बात करी जाए, तो ये एक पहला लॉ आया है जिससे ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्निशन मिला है। अभी तक इंडिया में सिर्फ महाराष्ट्र रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में लगता था और इसको हम लोग हंसी मजाक में मृत्यु एक्ट भी कहते थे, सिर्फ उसके तहत ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्निशन मिलती थी। बट आफ्टर कमिंग ऑफ दिस कोड थ्रू आउट द कंट्री, जहां पे भी आपके स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, आपकी जो मेजॉरिटी यूनियन होगी वो आपकी रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन मानी जाएगी। फिर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो कि अभी तक 100 लोगों की एस्टैब्लिशमेंट पे लगता था, वो 300 पे लगेगा। इसके अलावा एक रीस्किलिंग फंड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है कि रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन के अलावा आपको रीस्किलिंग फंड में भी पैसा जमा करना पड़ेगा एम्प्लॉइज को रिट्रेंच करते हुए। लिटिगेशंस को सिंपल किया गया है। अभी रेफरेंस सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन इज गोइंग। अभी सिर्फ कंसिलिएशन 45 डेज का होगा। मैनेजमेंट और वर्कर्स जाएंगे, दे विल ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट्स। 45 डेज का टाइम वो एक्सटेंड करना चाहें तो वो एक जॉइंट एप्लीकेशन दे सकते हैं, और वो नहीं दे सकते हैं तो 45 डेज में कंसिलिएशन खत्म, और फिर मैटर वर्कमैन साइड या मैनेजमेंट साइड जो भी अग्रीव है अपने केस को डायरेक्टली इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में ले जा सकती है, 90 डेज के अंदर एडजुडिकेट करा सकती है, और 2 साल के बाद आप लेबर डिस्प्यूट्स नहीं फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, इसके अलावा भी हैं, बट दीज आर सम ऑफ द मेजर चेंजेस। बिल्कुल। डॉक्टर एलिना, सरकार कह रही है कि 4 नई श्रम संहिताओं से वेतन, सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम जो है वो सरल होगा, बेहतर होगा। आपसे हम बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहेंगे, इन 4 संहिताओं में सबसे बड़ा बदलाव क्या है जो एक सामान्य कर्मचारी या हम मजदूर की बात करें उसकी जिंदगी में सीधे तौर पर दिखेगा? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो संहिताएं बहुत बड़ा एक परिवर्तन के तरफ डेफिनेटली संकेत देते हैं, और सरकार का इसको करने के पीछे बहुत बड़ा और एक अच्छा मकसद रहा है। सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर जब बैठी थी और उसमें जो रिकमेंडेशंस आए थे उसको सरकार आगे लेके गए, और सबसे बड़ा वेतन को लेके
अब जो मिनिमम वेजेस है वो अप्लाई करेंगे सारे एस्टेब्लिशमेंट्स में। पहले शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स में होते थे, अब और बहुत से अनकवर्ड थे। अब कोड ऑन वेजेस जो मेन लेबर कोड ऑन वेजेस है, वो आपको मिनिमम वेजेस एक स्टैट्यूटरी राइट के रूप में हम उसको देख पाते हैं, और मिनिमम वेजेस और टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस अब इंश्योर किया जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से अगर हम इसको देखें, बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंसी आया हुआ है वेज पेमेंट्स को पूरे देश में लेके, और एम्प्लॉयर्स के लिए भी मैंडेटरी है कि वेजेस टाइमली पे किया जाए, और वर्कर्स का मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, और वर्क स्ट्रेस वर्कर्स का डेफिनेटली रिड्यूस होगा, और उनका इनकरेजमेंट होगा, मॉरल बूस्टिंग होगी। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है वेज स्ट्रक्चर को लेके, वेज रेगुलेशंस को लेके। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा भारत सरकार तो काफी ILO में भी अभी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं सामाजिक सुरक्षा को देते हुए। हमारा बहुत अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में भी इसके बारे में बात हो चुकी है। भारत का सामाजिक सुरक्षा बहुत अच्छा रहा है, पर्टिकुलरली लेबर कोड्स को लेके, सोशल सिक्योरिटी कोड और अन्य इवन OSH कोड के अंदर सामाजिक सुरक्षा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, असंगठित क्षेत्र की तरफ पूरा इंक्रीज हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले हमारे पास बहुत चैलेंजेस थे असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए, जिसके वजह से भारत सरकार ई-श्रम पोर्टल भी लेके आई ताकि इंश्योर हो सके सामाजिक सुरक्षा। अब लेबर कोड्स के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी फंड है, वो डायरेक्टली असंगठित क्षेत्र के वर्कर, पर्टिकुलरली महिला वर्कर, जो भारत में अभी PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से एक बढ़ती हुई एम्प्लॉयमेंट है महिलाओं का, उसको बूस्ट करने के लिए डेफिनेटली इस तरीके का सामाजिक सुरक्षा जो असंगठित क्षेत्र के महिलाओं के लिए या अन्य असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए, ये एक बहुत बड़ा योगदान है। इनफैक्ट असंगठित क्षेत्र को एक तरीके से रिकग्नाइज, सोशल सिक्योरिटी इंश्योरिंग एंड फॉर्मलाइजेशन की तरफ लेने के लिए। तो ये दो मेजर महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखते हैं जो सोशल सिक्योरिटी और वर्कर्स वेलफेयर, और ये सभी परिवर्तन भारत सरकार के जो संहिताओं में है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मानकों को लेते हुए है, और हम कहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मानकों के साथ डेफिनेटली अलाइंड है बहुत अच्छी तरीके से, और सामाजिक सुरक्षा में भारत बहुत आगे एक नया चेंज देखेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक नज़ीर पेश करेगा, इसमें कोई शक नहीं। आशुतोष जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी कि लोगों में इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है कि जब तक नए नियम फाइनल नहीं होते तब तक ऑफिस या फैक्ट्री में कौन से नियम लागू माने जाएंगे। सरकार ने के जो FAQs में कहा है कि पुराने नियम लागू रहेंगे। आप इसे सरल भाषा में ज़रा समझाइए कि कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों के लिए अभी क्या जो है सिस्टम है और उन्हें क्या करना है। ये सरल भाषा में मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले जैसे 29 अलग अलग एक्ट्स थे जी, तो वो 29 एक्ट्स अब सबस्यूम हो गए 4 कोड में। जो पूर्व में जो 29 एक्ट्स थे उनके अलग अलग रूल्स भी थे। अब जो अभी नए जो कोड बने हैं जो 21 नवंबर 2025 को जो एनफोर्स हो गए, वो कोड आने के पश्चात अब उनके रूल्स बनने की प्रक्रिया अब चालू हो गई है। ये अगले 1.5 से 2 माह में ये रूल्स बनेंगे और वो नोटिफाई होंगे। अब ये जो अंतराल का जो ट्रांजिटरी पीरियड रहता है, उसके लिए एक्ट में, कानून में प्रावधान है जिसको कहते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का सेक्शन 6 होता है, जिसके तहत प्रावधान, ये बहुत सरल प्रावधान ये है कि जब तक नए रूल्स आपके नोटिफाई नहीं होते हैं तब तक पुराने एक्ट के रूल्स कायम रहेंगे। बस उसमें एक अलग एक क्लॉज और एक है या उसमें कंडीशन ये है, जब तक कि वो नए एक्ट, नए कोड के किसी तरह से खिलाफ नहीं हो, तब तक वो सब के सब रूल्स यथास्थिति में रहेंगे और लागू भी रहेंगे।
अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें एम्प्लॉयर्स को भी अलग अलग प्रकार के अपने जैसे पेरोल सॉफ्टवेयर जो है उसको भी अपडेट करना है, हमारे जो ई श्रम का जो पूरा मॉड्यूल है और पूरा जो पोर्टल है वो भी नया तैयार हो रहा है, इंस्पेक्शन स्कीम्स भी तैयार होंगी, ये सब पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो अभी किसी प्रकार का ताकि किसी प्रकार का एक वैक्यूम नहीं हो इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जो इंस्पेक्टर्स, जो पुराने एक्ट्स में जिनको इंस्पेक्टर्स कहते हैं उनको हम इंस्पेक्टर्स कम फैसिलिटेटर्स कहते हैं, अभी इनका रोल इस तरह से हो गया कि हमें पूरे देश भर में जो सेंट्रल लेबर कमिश्नरेट की ऑर्गेनाइजेशन है, इवन स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, एक बहुत ही व्यापक प्रचार प्रसार का अभियान चलाया हुआ है जिसमें हम एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉइज को जाके नए कोर्स के प्रावधान के बारे में बता भी रहे हैं ताकि किसी प्रकार का नॉलेज गैप नहीं रहे। FAQs भी जारी किए गए हैं और एक लगातार संवाद एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के साथ दोनों के साथ हमने मेंटेन किया हुआ है ताकि किसी प्रकार का ये जो अंतराल का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें किसी प्रकार की व्यवधान नहीं आए। और जहां जहां पर अगर किसी जैसे इंडस्ट्री बॉडी ने अगर हमसे कोई क्वेश्चन वगैरह रेज किया है तो हमने तुरंत ही उसका FAQ के माध्यम से उसका क्लैरिफिकेशन भी जारी किया गया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी किसी प्रकार का रेगुलेटरी वैक्यूम नहीं है। जब तक नए कोड्स के नए रूल्स अस्तित्व में नहीं आते तब तक जो वर्तमान के जो रूल्स है वो अभी अस्तित्व में रहेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। रावी जी, सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो सोशल सिक्योरिटी में हुए बदलावों को लेकर हो रही है। एक तो मैं आपसे जो 50% वेजेस है उसकी कॉन्सेप्ट को समझना चाहूँगी, साथ ही क्या कर्मचारियों के फायदे और कटौतियां इससे प्रभावित होंगी ये भी हम चाहेंगे आप थोड़ा सा इलैबोरेट करें, और क्या फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ को भी ग्रेचुइटी का लाभ मिलेगा? देखिए, पहले इस चीज़ की हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। टाटास पहली कंपनी थी जो कि प्रोविडेंट फंड के प्रोविजंस को लेकर आई थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये प्रोविजंस अच्छे लगे तो उन्होंने कई सारे एक्ट्स प्रोमुलगेट किए, जैसे कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, उसके बाद आपका पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 भी आया। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स के लिए हमारे पास एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है और सालाना बोनस के लिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है 1965। बहुत सारे प्रोविजंस हैं। अभी हम लोग स्पेसिफिकली बात करें कोड से रिलेटेड एंड पुराने लॉ से रिलेटेड, तो 50% का कंसेप्ट मैं ये कहूँगी उसने ग्रे एरिया को और एक लूप होल को कवर किया है। जो PF एक्ट था, जो ग्रेचुइटी एक्ट था स्पेसिफिकली, वो ये कहता था कि जब एम्प्लॉय क्विट करे, जब वो रिटायर हो तो उसके टाइम पे उसके पास एक अच्छा पैसा आए ताकि वो सर्वाइव कर सके। उसका इंटेंट कभी भी नहीं था कि वो पैसा इतना कम हो जाए कि उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। वो तो कंपनीज ने अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को कम करने के लिए प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ रॉन्ग एडवाइस ऐसे सॉल्यूशंस निकाले कि उन्होंने बेसिक और DA को बहुत कम अमाउंट पे रखना शुरू कर दिया, लाइक 20%, 25%, 30% ऑफ द इंटायर सैलरी स्ट्रक्चर, कि उससे एम्प्लॉइज का ग्रेचुइटी और PF काफी कम हो जाया करता था। नए लेबर कोड्स ने एम्प्लॉइज के लिए भी बेनिफिट किया है कि भाई नया लेबर कोड कहता है कि एटलीस्ट पूरी सैलरी का 50% आपका बेसिक DA रिटेनिंग होगा और इस पे एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी और प्रोविडेंट फंड मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही एम्प्लॉयर्स के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि जब एम्प्लॉयर्स अपना परसेंटेज कम तो कर देते थे पर साथ ही साथ वो लाखों करोड़ों के लिटिगेशंस भी फेस किया करते थे, और लिटिगेशंस के एंड में कई बारी कोर्ट्स कहती थी कि नहीं, आप तो 100% ऑफ द सैलरी पे या 75% ऑफ द सैलरी पे आप दें, आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो एक सब्टरफ्यूज है, वो एक कैमोफ्लेज है। तो एम्प्लॉयर्स के लिए भी एकदम एक क्लैरिटी आ गई है कि उनको किस अमाउंट के ऊपर प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी को देना है। अब ये बात करें कि ये कम हुआ या ज्यादा हुआ, जहां तक ग्रेचुइटी की बात है एम्प्लॉय की पॉकेट से तो कुछ नहीं जा रहा, तो एम्प्लॉय का तो फायदा ही है। एम्प्लॉयर के लिए भी ग्रेचुइटी एक्ट में कैप्स हैं जो कि डिलीट नहीं करी गई हैं, प्रोविडेंट फंड की भी कैप्स हैं जो कि डिलीट नहीं करी गई हैं, बट उन कैप्स को यूज करने के लिए आपको प्रोविजंस का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। सो देयरफॉर आई वुड से इट्स नॉट रियली अ चेंज। एक गलत चीज चली आ रही थी, एक ग्रे एरिया था, एक लूप होल था जिसको लेजिस्लेचर ने बिल्कुल क्लियर किया है कि 50% के ऊपर तो आप दो, एंड इट्स अ मिडिल पाथ। अगर ये बहुत ही ज्यादा मैं कहती आर्काइक होता तो लेजिस्लेचर उसको 100% करती, एज अ मिडिल पार्ट सिर्फ 50% बोला है। जहां आपने फिक्स टर्म एम्प्लॉइज की बात करी तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट चेंज आया है कि जैसे रेगुलर एम्प्लॉइज
एम्प्लॉइज को तो ग्रेचुटी पूरे 5 years कंप्लीशन पे ही मिलेगी व्हेन दे क्विट, बट फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को जो ग्रेचुटी है वो मियरली अपॉन कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ सर्विस पे व्हेन दे क्विट मिल जाएगी, और वर्किंग जर्नलिस्ट को 3 years पे मिलेगी। मुझे कई सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि अब तो फिक्स टर्म एम्प्लॉइज़ को ग्रेचुटी देनी पड़ेगी 1 साल कंप्लीट होने पे जब वो क्विट करेंगे, तो क्या हम फिक्स टर्म एम्प्लॉइज़ को निकालना शुरू कर दें? मैं उन्हें कहती हूँ कि फिक्स टर्म एम्प्लॉइज़ को आपको रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन नहीं देना, उन्हें नोटिस पे नहीं देना। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेचुटी देनी पड़ भी रही है और उससे आपका वैलिड टर्मिनेशन हो जाता है तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे मैं एक प्रिकॉशन देना चाहूँगी कि कभी भी फिक्स टर्म एम्प्लॉइज़ को बहुत सालों तक कंटिन्यू ना करें कि ऐसा लगे कि आपने बस एक कैमोफ्लेज सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसे भी नहीं करे कि आपने फिक्स टर्म एम्प्लॉय को साल भर के लिए रखा, 2-3 दिन का गैप दिया और फिर से आपने उनको फिक्स टर्म के ऊपर रख लिया। एक बहुत ही जेन्युइन अरेंजमेंट करें, आपको कोई लेबर लॉ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वर्चुअली अब ग्रेचुटी पीएफ के बेनिफिट्स हर एक कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज को मिलेंगे और ये एक बहुत ही पॉजिटिव प्रोविजंस प्रोमोलगेट किए हैं लेजिस्लेचर ने। जी बिल्कुल। मैम मैं आपका रुख करना चाहूँगी एलिना मैम, और आपसे ये समझना चाहूँगी कि सरकार का दावा ये है कि सोशल सिक्योरिटी का दायरा बहुत ज़्यादा जो है वो बड़े वर्ग तक पहुँचेगा, तो ऐसे में असली सवाल ये है कि असंगठित कॉन्ट्रैक्ट गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स तक लाभ कैसे पहुँचेगा, और इस आपके अनुसार सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? पहचान, रजिस्ट्रेशन, योग्यता तय करना या लाभ की डिलीवरी? सबसे पहले तो अब रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा, जो मुझे हमेशा लगता है कि जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो ई-श्रम है, जिसमें बहुत सारे असंगठित कर्मचारी और वर्कर्स रजिस्टर हो रहे हैं और लगातार कई राज्य सरकार तो बहुत अच्छी तरीके से इवन डोमेस्टिक वर्कर्स को रजिस्टर कर दिए हैं और तेज़ी से रजिस्ट्रेशन हो रही है। ये एक अगर हम इस चीज़ को गहराई से देखें, सोशल सिक्योरिटी कवरेज बहुत विस्तार इनफैक्ट हो गया है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, ग्रैंड पेरेंट्स अब उसमें आ जा रहे हैं पोटेंशियल एलिजिबिलिटी में। अगर कोई भी किसी वर्कर का कोई वेलफेयर बेनिफिट्स है, उसके लिए कवरेज जो है, एलिजिबिलिटी है डिपेंडेंट ग्रैंड पेरेंट्स का वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए, वो बढ़ गया है। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है लेबर कोड्स के अंदर। इसके अलावा गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी कोड ने निर्धारित कर दिया है, और जिसके ऊपर इस साल भी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट भाषण में भी इसके ऊपर जिक्र किया था, और आई एम श्योर श्रम मंत्रालय इस पे ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आपके माइग्रेंट वर्कर्स, जो असंगठित क्षेत्र के एक बहुत बड़ा कैटेगरी है कह सकते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स का भी डेफिनेशन बढ़ गया है। पहले क्या था कि माइग्रेंट वर्कर्स ओनली कॉन्ट्रैक्टर से जो लोग आते थे उन्हीं लोगों को माइग्रेंट वर्कर्स माना जाता था। अब जो डायरेक्टली आते हैं वो लोग भी माइग्रेंट वर्कर्स में माने जाएंगे। तो जो सामाजिक सुरक्षा का दायरा है, जो वेलफेयर बेनिफिट्स का दायरा है, वो अब बहुत बड़ा उसका स्कोप हो गया है। और मुझे ये लगता है कि बहुत से राज्य सरकार, क्योंकि बहुत से राज्य सरकार ऑलरेडी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, कोई राज्य सरकार हाउसिंग की स्कीम कर रहे हैं, कई राज्य सरकार टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर इवन कोड के आने से पहले कर दिए थे। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है एक्चुअली इसी सेंट्रल कोड्स को देखते हुए लेवरेज करने के लिए, और अपने वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा जो वो स्पेशली और देना चाहते हैं वो जरूर कर सकते हैं। और सोशल सिक्योरिटी फंड, और एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं जो देख पा रही हूँ कोड में, एक इसकी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का जो पैसा है, पेनाल्टी का पैसा जो है, वो भी सामाजिक सुरक्षा के फंड में जा रहा है। तो ये फंड बहुत अच्छी तरीके से वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें बहुत क्लियरली ओएसएच कोड में क्लियरली मेंशन किया गया है कि दिस फंड विल बी यूज्ड एंड एडमिनिस्टर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का डेफिनेशन में बहुत क्लियरली मान लिया गया है कि इसमें वो लोग होंगे जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो लोग कहीं भी किसी भी कानून में किसी में भी कवर्ड नहीं हो पाते सामाजिक सुरक्षा के लिए, वो सभी लोग आपके हो जाएंगे, होम बेस्ड वर्कर्स हो जाएंगे, और अन्य तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होंगे। और इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उनको सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार तैयार रहेगी इस प्रोविजन के थ्रू। जी बिल्कुल। आशुतोष जी, मैं इसमें राज्यों की भूमिका और ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सवाल करना चाहूँगी। चारों कोड्स एक साथ लागू करने में राज्यों के नियम, इंस्पेक्शंस, व्यवस्था और जागरूकता को लेकर रोड मैप क्या आप लोग ने तैयार किया है? खासकर अगर असंगठित और गिग वर्कर्स तक लाभ पहुँचाने की रणनीति की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगी?
राज्यों का जो सवाल है, लेबर का जो विषय है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसमें कानून और रूल्स बनाते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्य सरकारों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें अपन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं। कोड में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया कि कौन से क्षेत्र में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट राज्य सरकार रहेगी और कौन से में केंद्र सरकार रहेगी। जहां जहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट राज्य सरकार है, वहां पर राज्य सरकारों द्वारा रूल्स अपने प्री पब्लिश करके उनको नोटिफाई किया गया है। जहां तक असंगठित वर्कर्स का सवाल रहा, वहां पर जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, उसके लिए रूल्स जो है उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार उनके लिए स्कीम्स बनाएगी। और उसमें एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का भी क्रिएशन किया जा रहा है। और नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एक असंगठित वर्कर्स के लिए और गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम्स बनाएंगी, जिसमें जो उनको बेनिफिट्स देने हैं, जैसे डिसेबिलिटी बेनिफिट हो गया, एक्सीडेंट कवरेज हो गया, पेंशंस हो गया, ये जो बेनिफिट्स हैं ये पूरे इन स्कीम्स के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके लिए फंडिंग की भी व्यवस्था का और इसका प्रावधान भी कोड में ही किया गया है। इसी तरह से जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, उसके लिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बोर्ड का गठन स्टेट्स द्वारा भी किया जाएगा और उनके लिए स्कीम्स स्टेट्स द्वारा बनाई जाएंगी। इसमें भी इसी प्रकार के जैसे पीएफ के प्रावधान, हाउसिंग के प्रावधान इत्यादि उनको स्टेट्स द्वारा भी किया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टेट्स का बिल्कुल क्लियर कट रोल है और उनको इंस्पेक्शन स्कीम्स भी नोटिफाई करनी है और अथॉरिटीज को भी नोटिफाई करना है। और हमने स्टेट्स के साथ बहुत ही क्लोज संवाद रखा गया, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इत्यादि, और बहुत ही लगातार क्लोजली कोलैबोरेट कर रहे हैं हम स्टेट्स में। और मैं ये और भी ये कहना चाहूंगा कि एक जोनल कॉन्फ्रेंसेस भी किए जा रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार के ऑफिसर्स भी स्टेट्स में जाके एक हैंड होल्डिंग भी और एक असिस्टेंस भी जहां पर आवश्यकता महसूस हो वहां पर प्रोवाइड भी कर रहे हैं, ताकि अच्छी तरीके से ये कोड्स की बेहतर मैकेनिज्म की तरफ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। रावी जी, चूंकि वक्त की कमी है और मुझे कमांड आ चुकी है कि मैं आपसे आखिरी प्रश्न कर लूं, नए कोड्स का कोर्ट केस या जो हमारे कानूनी विवाद है उन पर क्या असर पड़ेगा, खासकर अगर मजदूरों, यूनियंस और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में चलने वाले मामलों की अगर हम बात करें, तो इसका क्या निपटारा तेज होने की संभावना है, ऐसी आशा हम करें? जी, नए जो कोड्स हैं वो लिटिगेशन को बहुत फास्ट करने वाले हैं। अभी तक क्या होता था कि पहले मैनेजमेंट और वर्कर्स जो उनका डिस्प्यूट होता था उसको लेके कंसिलिएशन मशीनरी के पास जाते थे और वहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं था। कई बार कंसिलिएशन महीनों चलती थी और कई केसेस में तो सालों भी चलती थी। और कंसिलिएशन फेल होने के बाद जो फाइल है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाती थी, वहाँ भी कई बार महीनों भी लगते थे, साल भी लगते थे। वो एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करते थे, फिर वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाता था। और कई बारी इसके बीच पे क्या होता था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो बने वो मैनेजमेंट या वर्कर्स के पास कई बारी एड्रेस चेंज या किसी और तकनीकी खराबी के कारण नहीं पहुंच पाता था। अभी कोर्ट ने क्या कहा है कि जो कंसिलिएशन है वो सिर्फ 45 डेज में खत्म होना ही पड़ेगा। अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट चाहते हैं कि टाइम एक्सटेंड हो, वो सेटलमेंट की बातें और करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन दोनों को ज्वाइंट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, नहीं तो 45 डेज में कंसिलिएशन खत्म। उसके बाद विद इन 90 डेज वर्कमैन साइड या मैनेजमेंट साइड जो भी अग्रीव्ड है अपने डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में लेके जा सकती है। वो भी 90 डेज के अंदर उनको जरूर करना पड़ेगा। और 2 साल के बाद आप कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फाइल नहीं कर सकते हो। तो वर्कर्स के लिए भी अच्छा है कि ठीक है, आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो फास्ट रेजोल्यूशन मिलेगा आपको, और मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है कि उनको स्टेल डिस्प्यूट्स को हैंडल नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज अभी मैं लेबर कोर्ट में कई सारे केसेस करती हूँ जहां पे वर्कर्स 5 साल के बाद और 10 साल के बाद भी आते हैं। सो ओवरऑल लिटिगेशन हैज बिकम वेरी फास्ट। देयर आर सर्टेन अदर चेंजेस आल्सो, लाइक अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, कुछ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में डिवीजन बेंच हुआ करेगी, जहां पे एक जुडिशियल मेंबर हुआ करेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हुआ करेंगे, और जुडिशियल मेंबर जो हैं वो सीनियर माने जाएंगे, और कुछ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सिंगल बेंच ही रहेंगी। सो देयर हैव बीन सर्टेन इंपॉर्टेंट चेंजेस एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी फास्टर एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर पीपल टू हैव देयर जेन्युइन डिस्प्यूट्स कंटेस्टेड। बिल्कुल, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बहुत ही कम समय था हमारे पास, लेकिन बहुत ही सही तरीके से आपने मुख्य बिंदुओं को सामने रखा। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। किसी भी देश की बैकबोन, उसकी जो वर्क फोर्स है वो है, और ऐसे में जो न्यू लेबर कोड्स हैं वो बहुत वेलकम स्टेप्स हैं
सारे हितों को ध्यान में रखते हुए जो उठाए गए सरकार की ओर से, और अब तो पीपल्स पार्टिसिपेशंस भी है इसमें, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और हमारे इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के तमाम यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।